स्वागत है आपका वासना जगत में। इस जगत में लोग बातें तो सत्य की करते हैं, लोग सत्य की शरण में आना चाहते हैं, लोग इस जीवन में हर चीज़ को सत्य में परिवर्तित तो करना चाहते हैं, लेकिन जब वासना की बारी आती है तो वो वासना को चुनते हैं और सत्य को लात मार देते हैं। हर बार यही होता है और हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स के साथ मैं आपके पास आता हूँ और फिर से आज मैं कुछ और नए एग्ज़ाम्पल्स के पास आ रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। सॉरी, ये मैं कुछ अभी कार्टून देख रहा था तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। दोस्तों, आज का जो विषय है उस विषय में हम बात करेंगे इमोशंस कैसे रियलिटी को ब्लर करते हैं। यानी जो वास्तविकता है उसके बीच में अगर इमोशन आ जाए तो वास्तविकता दिखनी बंद हो जाती है। आपको लगता है कि सामने वास्तविकता है, लेकिन एक्चुअली में आपको वास्तविकता नहीं दिख रही है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अटैचमेंट्स दिख रहे हैं या इमोशंस दिख रहे हैं। उस इमोशन की वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग में हर्डल्स आते हैं, उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी में हर्डल्स आते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो हर्डल आता है वो है रियलिटी को एज इट इज़ ना देख पाना। रियलिटी को एज इट इज़ देखने का मतलब क्या होता है, आज हम समझते हैं। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो किया था, आज से 2 साल पहले, रियलिटी एज इट इज़ क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो वो वीडियो सिर्फ 5% है जो मैंने बताया है। मतलब जब वो वीडियो रिलीज़ हुआ था, रियलिटी एज इट इज़ बाय पार्थ सिंह द माइंड टाइप करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि मेरी जो वृत्ति है, मेरी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो कितनी कम है। और आज इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि इमोशंस कैसे रियलिटी को ब्लर करते हैं और रियलिटी को एज इट इज़ कैसे देखें। 2 लोग मेरे पॉडकास्ट को सुनते हैं, एक वो जो वासना में लगे हुए हैं और जिज्ञासा के लिए अध्यात्म को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। 2 मिनट के लिए उनका वासना से ध्यान हट के रियलिटी पे आ जाता है तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन उनसे अगर आखिरी में चूज़ करने के लिए बोलो, उनको चुनाव करने के लिए बोलो, तो वो ऐसा करते हैं कि जैसे कि सत्य अस्तित्व में था ही नहीं। दुनिया के सारे सिंगर्स, दुनिया के सारे कलाकार, दुनिया के सारे एक्टर्स, दुनिया के सारे प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन्स, एंटरप्रेन्योर्स, किसी को भी उठा के देख लो, उनसे पूछो आप अपने संगीत को छोड़ना चाहोगे सत्य को जानने के लिए, सबकी पैंट गीली हो जाएगी। मूत देगा वो व्यक्ति पैंट में अपने। हाँ, इंस्टाग्राम पे आके वो कहता है मैं ओशो को सुनता हूं। इंस्टाग्राम पे आके वो कहता है कि मैं कृष्णमूर्ति को सुनता हूं। बड़े बड़े नाम लेता है, रमन महर्षि के नाम लेते। लेकिन उससे बोलो बिजनेस को छोड़ पाओगे? नहीं 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 नहीं। डिजायर्स को छोड़ पाओगे? नहीं 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 नहीं। वासना को छोड़ पाओगे? नहीं 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 नहीं। उसके साथ चलाओ। अरे साथ में नहीं चलता है, यही तो दिक्कत है। आप लोगों को हर चीज़ साथ में चलाना है, साथ में नहीं चलता कुछ। याद रखना, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि जब आपको वैराग्य की प्राप्ति होती है तो उस वक्त आपको कुछ आकर्षित नहीं कर सकता। वैराग, बियॉन्ड राग। वै मतलब बियॉन्ड, राग मतलब आकर्षण। द्वेष मतलब मुझे पसंद नहीं है, राग मतलब मुझे पसंद है। मुझे म्यूज़िक पसंद है, मुझे मार्केटिंग पसंद नहीं है। हो सकता है आपको मार्केटिंग सीखने की ज़रूरत पड़े म्यूज़िक में सक्सेसफुल होना है, तो यही हुआ था मेरे साथ। तो राग मतलब होता है आकर्षण, द्वेष मतलब होता है विकर्षण। इस विकर्षण और आकर्षण से जो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए, बाहर आ जाए, उस व्यक्ति को हम कहते हैं आत्मज्ञानी। उस व्यक्ति को नहीं जो सुबह 4 बजे उठ के रियाज करोगे तो छोड़ो, कर पाओगे?
छोड़ो 4 बजे, छोड़ो 1 हफ्ते के लिए। अरे कैसे छोड़ दें, हमारे गुरुजी ने सिखाया है, 20 साल हमने रियाज किया है, 20 साल ये किया है। शोज छोड़ो, चलो गाना गाना बंद करो 1 हफ्ते के लिए। अरे कैसे छोड़ दें, कैसे कर लें, 1 महीने के लिए छोड़ दो, दो महीने के छोड़ो, कैसे छोड़ो। सत्य की बातें मत करो फिर, क्योंकि जिस व्यक्ति को सत्य समझ में आएगा उसकी वासना छूटनी है। भगवान और वासना साथ में नहीं चलते, इसीलिए धर्म जो है वो ज्यादा बेटर है इन लोग के लिए। देयर इज नो गॉड, let me say you upfront tightly. The Hinduism you are following is not the Hinduism actually. We never said there is God. हमने कभी नहीं बोला एक भगवान होता है। भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, और गा के ऊपर जो मात्रा लगी हुई, वा मतलब वायु, और ना मतलब नीर, और बीच में जो आ है यानी भगवान, वा का जो आ है वो है अग्नि। पंचभूतों को भगवान कहा गया है। धर्म इन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि धर्म में क्या होता है, सुबह उठो, जनेऊ पहनो, मंदिर में जाओ, आरती लगाओ, प्लेटें चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, घंटे बजाओ, उसके बाद आके रात में अंडर द टेबल करप्शन करो, किसी को मरवाना है मरवा दो, किसी भी लड़की का रेप कराना है करा दो। मतलब सोचिए, भगवान छोटे बच्चों के ऊपर जो रेप हुआ है उसमें भगवान हेल्प नहीं करेगा, आपके IAS IPS में हेल्प करेगा। गाजा में जो हो रहा है, क्या हो रहा है गाजा में, कौन रोक पाया? कोई भगवान रोक पाया उनका? कोई नहीं रोक पाया। उनका खुदा रोक पाया? नहीं रोक पाया। क्यों नहीं अल्लाह रहम कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? कहते हैं या अल्लाह रहम फरमा। क्या हो रहा है? उनके गुनाह थे ऐसे, उन छोटे बच्चों के ऐसे कौन से गुनाह थे? उर्दू मेरी बहुत पाकीज़ा है। जब मैं गज़ल सीखना स्टार्ट किया था तो मैं उर्दू में ही समाया हुआ था अपने आप को। जब सनातन यानी जो आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई 2019 के बाद, मैंने संस्कृत में अपने आप को टाइट किया। तो अगर आप जैसे स्विच करोगे आप मेरे को, अगर आप गाज़ा की बात करोगे तो मैं अपराध को गुनाह बोलूँगा। क्या गुनाह था उनका? उन छोटे बच्चों का जो प्लेट कटोरे ले लेके भीख मांग रहे हैं, कटोरे लेके भाई एक चावल का दाना मिल जाए, क्या कौन सा ऐसा रहम नहीं, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, पाप कर दिया, अपराध कर दिया कि उस छोटे बच्चे, अरे चलो ठीक है बड़े बच्चों को आपने दिया, बड़े बच्चों को मारिए, कोई दिक्कत, छोटे बच्चों ने क्या किया? कभी क्वेश्चन किया, प्रश्न किया इस चीज़ को? क्या सवाल उठाए तुमने? या तुमने सिर्फ ये कहा कि इसको सिर्फ और सिर्फ मानते रहो? और फिर मेरे इस पॉडकास्ट के बाद भी और लाखों लोगों के समझाने के बाद भी लोग फिर भी मानेंगे उसको। उसका रीज़न क्या है? उसका कारण क्या है? उसकी वजह क्या है? इमोशंस ब्लर्स द रियलिटी। यानी अगर आप किसी आइडिया, किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन के साथ, किसी परिस्थिति के साथ अटैच्ड हैं, तो आपको रियलिटी दिखना बंद हो जाती है, आपको सिर्फ वो इमोशन दिखता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो क्राइम है वो है अपने आप को किसी से अटैच कर लेना। द मोमेंट यू आर अटैच विथ समबडी, इट्स वेरी हार्ड टू सी द रियलिटी of that person, of the entire thing. I'll tell you some vakya in my life. There was this girl I liked, and when I fell in love with her, something happened. I started, and this happened to a lot of couple, I started comparing her to Shraddha Kapoor. And one day मैंने अपने दोस्त को बोला कि इसकी शक्ल, इसके जो चेहरा है, शक्ल, चेहरा, इसका जो मुख है, ये है संस्कृत वर्ड। चेहरा और शक्ल उर्दू वर्ड।
लोगों को यही नहीं पता है क्या संस्कृत है क्या उर्दू है। उसका जो मुख है, उसके जो मुख पे प्रतिबिंब है, जो रिफ्लेक्शन, जो अक्स है, आईने का अक्स, आईना उर्दू, अक्स रिफ्लेक्शन, संस्कृत में बनेगा प्रतिबिंब। आईना बनेगा दर्पण। और बताओ, दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो श्रद्धा कपूर का था। तो मैंने अपने मित्र से पूछा, दोस्त उर्दू वर्ड है, मित्र संस्कृत है, मैंने अपने मित्र से पूछा, हे मित्र, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो श्रद्धा कपूर की तरह लगती। कहता क्या मजाक कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? तो बहुत मजाक उड़ाया उसने मेरा। और करीबन जब तक मेरा ब्रेकअप हुआ 2019-20 में, उसके बाद 21-22 तक मैं यही मानता रहा। जब 2024 आए, 23 में एंटर किया, तो मेरा भूत उतर तो मेरा 21 में ही गया था, लेकिन फिर भूत प्रॉपर जो एक कहते हैं ना, एक आफ्टर इफेक्ट जो था वो उतरा। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो कहीं से भी श्रद्धा कपूर नहीं लग रही है, और मैं इसको श्रद्धा कपूर की तरह देख रहा था। अब ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य, मेरे घर में एक शादी हुई मेरे भैया भाभी की, और भाभी भैया को कबीर सिंह की तरह देखती थी। जब भी कबीर सिंह देख के आए, भैया कबीर सिंह की तरह। भैया, मैं कहता था कहाँ कबीर सिंह लग रहे, क्या है यार ये, क्या है, कबीर सिंह है ये? लेकिन भाभी को लगते थे। क्यों? क्योंकि इमोशन रियलिटी को ब्लर करते हैं। जब संदीप महेश्वरी ने बोला कि रियलिटी को एज इट इज देखो, तो लोग रियलिटी को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, क्योंकि सीन ये है कि रियलिटी को एज इट इज देखने के लिए आपको एक बहुत ही एक्सट्रीम ऑब्जर्वर बनना होगा। ऑब्जर्वेशन के बारे में कोई मूल्यता नहीं है, ऑब्जर्वेशन के बारे में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑब्जर्वेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप मेरे से कहो कि मेरे पॉडकास्ट का एक पूरा सारांश निकालो और एक वर्ड में उसको समाप्त करो, तो वो होगी ऑब्जर्वेशन। और मेरे ही पॉडकास्ट नहीं, मेरे ही जो विचार है वो नहीं, जितने भी विचार हैं, जितने भी दार्शनिक हुए हैं, चाहे वो ओशो हुए हों, चाहे वो कृष्णमूर्ति हुए हों, चाहे वो कोई भी हुआ हो, अगर वो व्यक्ति कुछ नया ला पाया है तो वो ऑब्जर्वेशन से ही लाया है, या फिर वो व्यक्ति कुछ अपना विश्लेषण दे रहा है किसी विषय पे, तो भी वो कहीं ना कहीं उसी से लाया हुआ है, और वो है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन, रियलिटी को एज इट इज़ देखने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा रियलिटी एज इट इज़ दिखती क्यों नहीं है। मतलब आपके सामने दरवाज़ा है, दरवाज़ा, मैं नहीं कह रहा हूँ दरवाज़ा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ सिचुएशन होती है, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, हमारे अटैचमेंट्स जब बीच में आ जाते हैं, तो ऐसे में हमें रियलिटी दिखनी बंद हो जाती है। और जब रियलिटी दिखनी बंद होती है तो हम डिसीजन गलत लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक लड़की के प्यार में था, एक मोहब्बत, इश्क जो कहना चाहें वो था, और जब वो मुझे नहीं मिली तो मुझे लगता था कि अगर ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए पागल हो गए, उसकी बातें करता था हर जगह, अपने दोस्तों से, यहाँ वहाँ, यारों से बातें करता था। लेकिन वो लड़की जो है, वो स्त्री जो है, मुझे बहुत स्पेशल लगती। मुझे लगता था इसकी जैसी कोई है नहीं, स्पेशल लगता था। मुझे लगता था शी इज़ वन ऑफ द काइंड। लेकिन जब वो भूत उतरा और 2021 के बाद 22 आया, 23 आया, 24 आया, तब मैंने पीछे मुड़ के वापस जब देखा तो मैंने कहा मैं तो एक ऐसी मामूली सी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था जिसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ मुझे दिख रही थी। जब मैं बात करता था दोस्तों से, यहाँ वहाँ हर जगह लोगों से, बहनों से, तो कहते थे क्या कर रहे हो, ये बकवास लड़की है, इसको छोड़ो, इसमें क्या है ऐसा। लेकिन समझ नहीं आ रहा। आपने कई बार देखा होगा, एक भाई पागल हो रखा है एक लड़की के चक्कर में, मजनू हो गए, देवदास हो गए, और एक बहन है उसकी, वो आके बोलती है कि ये क्या बकवास लड़की है,
और भाई को समझ नहीं आ रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इसको बकवास कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, बकवास है या फिर स्पेशल है? स्पेशल कुछ होता ही नहीं। इमोशन फकिंग ब्लस द रियलिटी। वो स्पेशल थी, इट्स अ रियलिटी, इट्स नॉट अ रियलिटी, इट्स अ लाई। देयर इज नोबडी स्पेशल ऑफ एनी काइंड, इट्स वेरी कॉमन। इट्स जस्ट दैट कि यू हैव सो मच इमोशंस इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। इतने इमोशंस है कि वो इमोशंस रियलिटी को ब्लर कर रहा है, और उसके चक्कर में आप जो डिसीजन मेकिंग है आपकी वो खराब होती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी खराब होती है। डिसीजन मेकिंग कैसे खराब होती है, सुनो ध्यान से। कोई लड़की को आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छी है, बहुत स्पेशल है, और यही सबसे मेरे को प्यार करेगी, और यही मेरा वो है सबसे बड़ा गोल ऑफ लाइफ, और यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, वैल्यूबल है। तो ऐसे में आपके जो डिसीजंस होंगे वो इस चीज़ के बेसिस पे होंगे कि वो लड़की बहुत स्पेशल है, वो लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी डिसीजंस होंगे वो गलत होंगे। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के बेस पे डिसीजन लिया जा रहा है वो बेस ही गलत है, वो बेस ही असत्य है, वो बेस ही झूठ है, फरेब है। एक माँ है, वो अपने बेटे को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, उसके बाद भी वो बेटा जाके किसी को मार आता है फिर भी प्यार करती है। वो बेटा रंडीबाजी करता है फिर भी प्यार करती है। उसको पता है कि ये अय्याश है, लड़कीबाजी करता है, लड़कियां छेड़ता है फिर भी प्यार करती है, फेल हो गया फिर भी प्यार करती है। क्या हो रहा है? दूसरी तरफ बाप जो है वो थोड़ा डिटैच है, मम्मी से कंपेरेटिवली डिटैच है वो, तो वो बाप उसको हड़काता है कि क्या करके आया है। वो बाप समझता है कि ये गलत है, लेकिन माँ को सब सही लग रहा है। माँ को लग रहा है मेरा बेटा, हाय मेरा राजकुमार, मेरा बेटा, सब सही है। वही माँ दूसरे के लिए खाने बनाने में बवाल मचा देती है, लेकिन अपना बच्चा जब 11 बजे आता है, 12 बजे 10 बजे मम्मी खाना दो, खाना दे दिया। सोचिए। और वही माँ जो है वो सास या घर वालों के लिए खाना बनाना होता है तो बवाल मच जाता है कि इतना खाना कैसे बनेगा, क्या करेंगे। और मैं आपको इसको कहना चाहता हूँ क्योंकि आप इतने बड़े घोंचू हैं कि आपको अपनी माँ परी लगती होगी, आपको अपनी माँ एंजल लगती होगी, भगवान लगती होगी, लेकिन वो नहीं है। अब मैं आपके एंगल से बोल रहा हूँ, अब आपको बुरा लगना चालू हो जाएगा, सुन लेना ध्यान से। योर मॉम इज नॉट सम एंजल, यू शुड treat her like an angel, but you should always keep an observational eye that what is reality and what is unreal. All I am asking you that, मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपने इमोशंस में, अगर आप सिर्फ जो नॉन अटैचमेंट है उसमें तो आप रियलिटी ही देखोगे, लेकिन अटैचमेंट्स में स्पेशली ऑब्जर्व करना चालू कर दे अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने बेटे को, अपने पति को, कि क्या ये गलत है और क्या सही है। आप ये डिसीजन ही नहीं ले पाओगे कि क्या गलत है क्या सही। आपको लगेगा सब सही है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हम लोग किराए पे रहते थे कानपुर में, 2009 की बात। वहाँ पे नीचे एक माँ बेटे रहते थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा अटैच थे। मेरे ऊपर एक लड़कियाँ रहती थी, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ रहती थी, और वो लड़कियाँ कुछ किराया या कुछ था, कुछ प्रॉब्लम हुआ, और उसकी नीचे वाली जो मकान मालिकिन है वो चिल्लाने लगी उनके ऊपर ग्राउंड फ्लोर से। आई वॉज देयर इन फर्स्ट फ्लोर एंड आई वॉज जस्ट वॉचिंग एवरीथिंग एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग, ये नहीं है, पैसे नहीं दे रहे हो, ये नहीं है, वो नहीं दे रहे है ना, आके रहने लगते हो, 3 दिन लेट हो गया, पैसे नहीं देते, खाली कर दो। इस तरीके के उल्टा सीधा बोलने लगी थी उसको। अब इस औरत की बात बताता हूँ आपको। इस औरत को मैं अच्छे से जानता हूँ, और यही औरत अपने बच्चे के लिए एक एंजल है, और यही औरत हम लोग के लिए क्या है सुनो। जैसे ही वो चिल्लाना चालू किया उसने नीचे से, इसका बच्चा आता है,
और वो उन लड़कियों को गाली देने लगता है बिना ये सोचे समझे कि कौन सही है कौन गलत है। क्यों? मेरी माँ है तो गलती सही होगी ना। और अगर आपको इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं है और अगर आप ये डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने अटैचमेंट्स को साइड में रख के कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, देन यू आर नॉट अ गुड ऑब्जर्वर, एंड इफ यू आर नॉट अ गुड ऑब्जर्वर यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ ऑल्सो। Maybe you can succeed, but you will not succeed in life in general, not money. Maybe in money you can succeed. Because the observation is the greatest thing a man can have. दुनिया की सबसे विशाल और सबसे बड़ी चीज़ जो है ऑब्जर्वेशन। बिना ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं। ऑब्जर्वेशन करके ही आप कुछ नया ला सकते हो, कुछ अपडेट कर सकते हो, कुछ इवॉल्व कर सकते हो प्लैनेट को। क्योंकि ऑब्जर्वेशन करके ही आप ये ढूंढ पाओगे कि प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जर्वेशन करके ही ये ढूंढ पाओगे कि सोल्यूशन क्या है, और ऑब्जर्वेशन करके ही आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो ये चिल्लाने लगा और ये भी गाली देने लगा। अच्छा, ये पूरा मंजर मैंने देखा, ये पूरा वाकया मैंने देखा, और उसके बाद ये समाप्ति हुई इसकी, और मैं सोचने लगा कि ये क्यों चिल्ला रहा था। बस मेरी माँ को कोई कुछ ना बोले। क्यों भाई? क्योंकि मेरी माँ सही है। यही तो है इमोशंस ब्लर द रियलिटी। इमोशन ने रियलिटी को ब्लर कर दिया, डिसीजन मेकिंग ही जीरो है। अब क्योंकि आपने ऐसा किया है तो आपकी इसका जो डिसीजन था चिल्लाने का, क्या डिसीजन था कि मैं भी जाके चिल्लाता हूं। देखो, क्योंकि आपने पवित्र मान रखा है अपनी माँ को, तो आपने डिसीजन लिया कि मेरी माँ पवित्र है और कोई अपवित्र है उसको उंगली उठा रहा है, तो आपने डिसीजन लिया जाके चिल्लाने का ऊपर की तरफ, और आपने शाउट किया, स्क्रीम किया, गाली दी। यू स्टार्टेड अब्यूजिंग दोज टू गर्ल्स, इनोसेंट गर्ल्स, एंड आई वॉज देयर लुकिंग एट थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू, बर्ड आई। बिकॉज जब आप थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको समझ में आता है कौन सही है कौन गलत। दूसरा वाक्य इसी औरत का। ये औरत आती थी और हमारे बाथरूम में घुस के सुबह सुबह खूब सारा शैम्पू अपने हाथ में निकाल के और अपने सर पे रख के अपने नीचे बाथरूम में चली जाती थी और वहाँ पे शैम्पू करने लगती थी। और ये कई बार होता था। टूथपेस्ट कभी आए ले जाए, कभी बाथरूम में हमारे घुसे और बोले, और उसका बेटा देख रहा है। सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। मेरे घर में मेरी जो मदर है वो काफ़ी मेरे को प्रेम करती हैं, मेरे फादर भी हैं, बट मैं एकदम देख पाता हूँ कि कहाँ ये गलत है कहाँ सही है, और मैं एकदम खड़ा हो जाता हूँ वहाँ पर। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि मेरे लिए जो मेरे माँ बाप ने किया है मैं उनको उस लेवल पे रेसिप्रोकेट ही नहीं कर पाता, और इस बात की मेरे को शर्मिंदगी है। लेकिन क्या करें, कई जगहों पे मेरी माँ इतनी गलत होती है कि मैं कहता हूँ कि नहीं ये गलत है, साफ साफ। और कभी कभी मैं बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नथिंग टू टेल बिकॉज नथिंग विल चेंज। स्पेशली आई कैन सी इट, इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 year आई हैव गॉट मैरिड, and I can see it that what is happening between एक the क्या बोलते हैं, seesaw, and I can see where my wife is right, and then I can see where my mom is right, and then sometimes there is a conflict not between them but I am in between, so because all of them come and complain me, right? So sometimes I talk to my wife, she's intelligent enough to understand, but sometimes definitely she's not understanding because emotions blurs the reality. So I was having a conversation with my wife and she told me that your mom is like that, your mom is like that. I told it's absolutely agreed that my mom is like that. But what about your mom? Should I point out the mistakes? No. मेरी मॉम बहुत अच्छी। See,
सी वॉट हैपन्स. एंड देन आई स्टार्टेड लिस्टिंग आउट कि उनकी माँ के अंदर क्या प्रॉब्लम है. एंड बट इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हर टू सी. शी वॉज नॉट एबल टू सी इट. Because sometimes what happens is कि you are sitting with your mother or your father and they are saying something, कुछ बोल रहे हैं सामने वाले को और आपको लगता है वो सही बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो इंटरप्रिटेट कर रहा है हो सकता है कि वो सही हो, क्योंकि आप बैठे हो बगल में और जो कुछ भी बोला जा रहा है इट्स लाइक आपको क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई क्या सही क्या असत, क्योंकि अटैच्ड हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं. मैंने शार्क टैंक देखा था और शार्क टैंक में कई बार मैंने ऐसी पिक्चर्स देखी है जहाँ पे प्रोडक्ट को लेके बहुत अटैचमेंट है. वो प्रोडक्ट सब सुन ही नहीं रहा है. वो उसको लग रहा है उसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, क्योंकि उसने इतना बनाया, इतना काम किया, इतनी मेहनत से बनाया, उसको अपने बच्चे की तरह पाला है. तो वो प्रोडक्ट बना तो दिया उसने अच्छा और बढ़िया बना दिया, लेकिन उस प्रोडक्ट की हो सकता है इस्तेमाल ना हो, ज़रूरत ही ना हो, यूएसपी ना हो उसमें कोई. तो वही उसको शार्क समझा रहे थे, लेकिन शार्क समझा रहे हैं उसको समझ नहीं आ रहा है. वो अपने प्रोडक्ट अटैच्ड है, वो देख ही नहीं पा रहा है. शार्क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है, साला देख ही नहीं पा रहा. क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि साले ऑब्जर्वेशन की बात ही नहीं करते. देयर इज नो टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशन. इट्स ऑल अबाउट नॉलेज एंड एफर्ट्स, स्किल्स, शिट, नथिंग एल्स. Knowledge is biased, skills are biased. The observation is the only route to reality. That's it. You have to और आपको अटैच्ड रह के देख पाना, ये नहीं कि आप थर्ड पार्टी बर्ड आई से देख रहे हो. बर्ड आई से तो बहुत आसान है देखना, तीसरा आदमी आएगा बता देगा कौन सही है, आपकी माँ गलत है, आपकी बहू गलत. आप देख पाओ और आप खड़े हो पाओ सत्य के लिए, वो युद्ध है. राइट. तो कई बार इस टॉपिक को मैंने छेड़ने की कोशिश करी है, लेकिन लोगों ने इसको तवज्जो नहीं दिया, इसकी महत्वता को समझा नहीं कि क्या टॉपिक है. रिलीजन सबसे बड़ा, कहते हैं ना लोग अंधभक्त हैं. वो अंधभक्त का मतलब क्या? अंध मतलब क्या? अंधा. भक्त मतलब क्या? डिवोटी. अंधभक्ता अंधभक्ति कैसे कर लेता है? कभी सोचा आपने? कभी इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म जानने की कोशिश करी कि क्या है इसका मैकेनिज्म, कि व्हाट इज दैट यूनिक मैकेनिज्म जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिकॉज इमोशंस आर बिटवीन द लेंस ऑफ द इमोशंस. एक चश्मा पहन रखा है, जैसे वो चश्मा लगाओगे रियलिटी अलग दिखने लगेगी. और अगर आप सिर्फ इसको देख पाते हो, आप देखोगे कि because of attachments and because of emotions what happens is कि entire brain stops working efficiently. Your decision making is always affected by emotions. सबसे बड़ा एग्जांपल है एंगर. एंगर में लोग जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन कभी भी सही नहीं होता. उसका रीज़न ये है क्योंकि इमोशन जो प्रवृत्ति है वो बहुत ऊपर हो जाती है. इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा सरफेस हो जाते हैं, एक ही जगह पे कैलिब्रेट हो जाते हैं. तो उसके चक्कर में क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग है वो, और रियलिटी भी नहीं देख पाओगे आप कि दो लोग लड़ रहे हैं और दोनों को ही नहीं पता है कि एक्चुअली में कौन सही है कौन गलत है या फिर क्या वास्तविकता में सही मार्ग है. इसीलिए कई बार लड़ाई होती है तो आप देखोगे कि वो किसी और चीज़ के लिए लड़ा, वो उसके बाद में जब कोई बात करता तो कहता है भाई आप गलत थे. वो कह रहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गलत कैसे था. क्यों? क्योंकि एंगर. तो असत्य और सत्य को भेदने के लिए, सत्य और असत्य को भेदने के लिए आपको इमोशन प्लस द रियलिटी, यानी रियलिटी को एज इट इज कैसे देकर समझना होगा. और अगर आप ये नहीं देख पाओगे तो आप दुनिया के सबसे बड़े घोंचू लोग हैं. उसका रीज़न ये है कि जो व्यक्ति यही नहीं देख पा रहा है
वो व्यक्ति कोई भी ग्रंथ पढ़ेगा, कोई भी शास्त्र पढ़ेगा, उसमें वो कभी भी ये नहीं समझ पाएगा कि वो शब्द किस तरफ इशारा कर रहा है, एक्चुअली में शब्द क्या कह रहा है। और यही हुआ जब कृष्ण ने बोला मेरी शरण में आओ, तो लोगों ने कृष्ण का मूर्ति बना दी, इस्कॉन बना दिया, और लोग घंटा बजा के अंदर जा रहे हैं। जबकि मैं जो है उसका, वो आपकी बात हो रही है, एक और दूसरा स्टैंड पॉइंट है, उसकी बात हो रही है। वो समझ ही नहीं आया लोग। क्यों? क्योंकि लोग अटैच्ड हैं। जब इतनी सारी वैल्यू को प्रोवाइड करता है तो लोग गुरु को ही पकड़ लेते हैं। आचार्य प्रशांत के बहुत सारे प्रशंसक, संदीप महेश्वरी के बहुत सारे प्रशंसक मेरे पास आते हैं और बहुत आलोचना करते हैं, बहिष्कार करते हैं, ह्यूमिलिएशन करते हैं, बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। क्यों? वो साले निकले थे सत्य की खोज के लिए, और क्योंकि सत्य की खोज में उस गुरु ने उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी है, उनकी ज़िंदगी में वैल्यू प्रोवाइड करी है, तो गुरु से ही अटैच हो गए। और यही कृष्ण के साथ हुआ। कृष्ण ने इतनी हेल्प करी सबकी, पूरे महाभारत के जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द कंस टू द महाभारत, कि लोगों ने कहा कि इनके ज्ञान को छोड़ो, इनकी ही पूजा करना चालू कर दो। बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। बुद्ध ने कहा मेरी मूर्ति मत बनाओ, लोगों ने उनकी ही मूर्ति बना दी, आज भी बना रहे हैं, और साले बना रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने मना किया, फिर भी बना रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? ये वासना जगत है, ये वासना जगत है। यहां पे अंत में वासना जीतती है। यहां पे सत्य की बातें होती हैं, कहते हैं सत्य जीतता है। सत्य कभी सत्य परेशान तो हो सकता है, पर पराजित नहीं हो सकता। सत्य पराजित नहीं, अरे सत्य ही पराजित होगा चूतिए। यहां पे सत्य ही पराजित होगा। यहां पे कभी भी क्योंकि जगत ही वासना का है, इसलिए यहां पे एक टर्म बोलते हैं मोह माया। मोह मतलब अटैचमेंट, जो कि बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रियलिटी को ब्लर करता है। माया मतलब अगेन रियलिटी, ब्रेन जो है वो डिस्टोर्टेड है, तो वो जो कुछ भी है उस पर उसकी महत्वता नहीं है, जो कुछ नहीं है उसकी महत्वता है। जैसे वो मिल जाएगी तो उसकी महत्वता नहीं, ये माया है, गलतफहमी। हर समय एक रॉन्ग परसेप्शन। असत्य और सत्य में भेद नहीं पाओगे आप। क्या है? इसलिए एक ही व्यक्ति एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है और दूसरा व्यक्ति उसी ऑब्जेक्ट को तीसरा उसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तीनों को अलग अलग दिख रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि दिस इज हाउ द ब्रेन वर्क्स। द कंडीशनिंग कम्स इन बिटवीन, द अटैचमेंट्स कम्स इन बिटवीन, द इमोशंस कम्स इन बिटवीन, the belief systems come. It's not about the belief, it's about the attachment to the belief. That creates a problem. So why to see reality as it is? Because you want to know the truth. If you want to know the truth, what is satya, then you have to understand and you have to figure out a way to see the reality as it is. Right? उसमें सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है इमोशन। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉजिक, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर ऑब्जर्वेशन। क्योंकि मैं बोलूँगा इमोशन से मत देखो तो हो सकता है आप लॉजिक से देखो। लॉजिक से जो कुछ भी आप देखोगे वहाँ भी असत्य दिखेगा। या तो आप लॉजिक से देखते हो या तो इमोशन से देखते हो। और क्या देखते हो मुझे बताओ, उसके अलावा क्या है? रीइंकार्नेशन। लॉजिक को समझ नहीं आ रहा, और जिसको समझ में आ रहा है वो सारा इमोशनल हुआ पड़ा है, वो अटैच्ड है रीइंकार्नेशन से। क्यों? क्योंकि उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है, उनके वेदों पुराणों में लिखा हुआ है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि रीइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है। तो वो साला वहां से देख के इमोशन कर रहा है, वहां से तो इमोशन की बेस पे वो मान रहा है। और एक कह रहा है लॉजिक हमें समझ नहीं आ रहा, साइंटिफिकली क्या रहा है। समझ तो ये भी नहीं आ रहा था कि एटम के नीचे कुछ है आज से 100 साल पहले। तो क्या करें? नंगा नाचें, डांस करें, हे करें, क्या करें बताओ? तुमको ये पूरा यूनिवर्स समझ में आ चुका है? नहीं। कितना परसेंट आया है? 0.01%। फालतू की बातें कर रहे हो। डार्क मैटर समझ नहीं आया, डार्क एनर्जी समझ नहीं आई। अगर आप कहते हो है तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप बोलोगे नहीं है तो मैं बोलूँगा ये, और अगर आप बोलोगे है मैं कहूँगा कैसे? बताओ। वो कहेगा किताबों पे लिखा हुआ है, बस यही है, इसके अलावा क्या है? आप मुझे बता दीजिए। संदीप महेश्वरी को सुनते हैं क्यों? क्योंकि वो लॉजिकल अच्छे आदमी है।
दूसरा आदमी क्या कहता है, संदीप महेश्वरी को इसलिए सुनते क्योंकि उसने जिंदगी बदल दी। दूसरा स्टेटमेंट इमोशनल स्टेटमेंट, ही लव्स हिम बिकॉज उसने जिंदगी बदली, उसको सुन के अच्छा लगता है, फील गुड सेंसेशन आती है। ये इमोशनल ब्रेन है। लॉजिकल ब्रेन क्या है? लॉजिकल आदमी है, तर्कवान आदमी है, बढ़िया आदमी है, क्वेश्चनिंग माइंडसेट है, सही बात करता है, लॉजिकल करता है, बस यही। इसके अलावा क्या है? कुछ है इसके अलावा? नहीं, जीरो। ये दोनों ही आपको रियलिटी तक नहीं लेके जाएगा, क्योंकि लॉजिक की लिमिटेशन है और इमोशंस जो है वो रियलिटी को ब्लर करते हैं। भाई इमोशनली क्या हो रहा, आप देखो ना। सदगुरु के ये आश्रम में लोग जाते हैं, वहाँ पे सदगुरु के चरण में पड़े रहते हैं और वो करते हैं, वॉलेंटियर वर्क करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, जो और उनको एक भी पैसा नहीं मिलता। हजारों लाखों वॉलेंटियर्स हैं सदगुरु के उसमें फाउंडेशन में। तो क्या करें? क्या हो रहा है? क्या रियलिटी उनको दिख गई? जीरो। ट्रूथ क्या है, अनट्रूथ क्या है, कुछ नहीं पता। इमोशनल उनको एक दायरा मिल रहा है, एक फीड मिल रहा है, तो वो चले गए करने के लिए। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? रियलिटी को एज इट इज देखने का मतलब है प्योर ऑब्जर्वेशन। ना आप लॉजिक से देख रहे हो, ना इमोशन से देख रहे हो, क्योंकि लॉजिक से देखोगे समझ नहीं आएगा। लॉजिक पहले कहता था एटम है, लॉजिक से कहते थे, जब बोलते थे एटम के नीचे कुछ है तो लोग कहते थे कैसे है, नहीं है। क्योंकि लॉजिक जो है वो सेंसरी इनपुट से बनता है। 5 सेंसेस जो इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं उसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लॉजिक है। लॉजिक मतलब क्या कि इसमें तर्क है। तर्क मतलब क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका। जिस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको मानते हैं, जिस चीज़ का नहीं हम नहीं मानते। आप बोलो ग्रेविटी है तो बोलेंगे हाँ है, नहीं है तो वो पागल हो गए हो, बिल्कुल हमको तो दिख ही रहा है, राइट। मल्टीवर्स है, हाँ नहीं, वो अभी पता नहीं, वो हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं। तो दोनों से ही आप देख रहे हो, 2 ही ब्रेन है आपके पास, लॉजिकल सिस्टम 1 सिस्टम 2। उसके अलावा क्या है मुझे बताइए। अब आपको अगर ये समझ में आ जाए कि कौन से वक्त पर सिस्टम 1 एक्टिव है, कौन से वक्त पर सिस्टम 2 एक्टिव है, यानी लॉजिकल या इमोशनल, तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर आप कहोगे कि संदीप महेश्वरी के खिलाफ कुछ मत बोलना, मैं उनका भक्त हूं, तो मैं कह दूंगा कि भाई अंधभक्त है ये, तो वो क्या है? इमोशनल है कि लॉजिक है? इमोशनल है। लॉजिकल व्यक्ति क्या है? नहीं, उनका तर्क बहुत अच्छा है, उनकी बातें में लॉजिक है, उनकी बातें समझ आ रही हैं, समझदार व्यक्ति हो। तो जो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये कौन से व्यक्ति के मुंह से आ रहे हैं? लॉजिकल व्यक्ति के मुंह से आ रहे हैं। मुझे आईफोन चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे स्टेटस दिखाना है। ये क्या है? इमोशनल ब्रेन है। मुझे आईफोन चाहिए, क्यों? क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है। ये क्या है? ये लॉजिकल है। मुझे आईफोन चाहिए क्योंकि इसका कैमरा अच्छा है। ये क्या है? लॉजिकल है। मुझे आईफोन चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे शो ऑफ करना है। ये इमोशनल है। आप देखो किस तरीके के स्टेट, तो जो स्टेटमेंट अलग अलग आ रहे हैं, आप उसको अगर कैसे भेदोगे? ऑब्जर्व करके। लेकिन ऑब्जर्व करने में तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। किसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है लोगों का? बस ऑब्जर्वेशन के थ्रू मुझे पैसा कमाना सिखा दो। उससे क्या होगा? उससे मैं अपनी वासनाओं की पूर्ति करूँगा। उससे क्या होगा? मज़े मारूंगा। देखो क्या हो रहा है जिनके पास पैसा है, या तो आधे ज़्यादा मोटे हैं, या तो आधे ज़्यादा बीमार हैं। और क्या? या तो उनका माइंड रेस्टलेस मिलेगा आपको, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, जिनके माइंड में सुकून नहीं, शांति नहीं, शरीर अच्छा है, शरीर जिम कर रहा है, शरीर 50 डाइटिशियन लगा रखे, 50 जिम ट्रेनर लगा रखे, हो रखा है सब कुछ, लेकिन माइंड के अंदर क्या? तूफान मचा हुआ है। तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा? मेरे पुराने पॉडकास्टों में सुन लो तुम लोग ध्यान से, मैंने बोला है ये चीज़। मैंने क्या बोला है अपने पुराने पॉडकास्टों में? मैंने आपसे ये कहा है कि अगर आप राजसिक स्तर पे जिएंगे तो आप किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने मन का। तो मन ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो क्या होता है? रेस्टलेस हो जाता है। और अगर आप शारीरिक स्तर पे जी रहे हैं, यानी अगर आप इंद्रिय तृप्ति में जी रहे हैं, तो क्या खराब होगा? शरीर खराब होगा, मन नहीं खराब होगा।
तो अगर आप राजसिक स्तर पे जी रहे हैं तो क्या होगा कि राजसिक स्तर से क्या होता है, इंटेलेक्चुअल जो है वो प्रॉब्लम होता है, यानी इंटेलेक्चुअल रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है। और तामसिक स्तर पे अगर आप जिएंगे, शरीर के स्तर पे जिएंगे, तो क्या होगा, सेंसरी इनपुट फीडबैक होगा तो शरीर खराब होगा। तो शरीर के स्तर पे जिएंगे तो शरीर खराब होगा, और मन के स्तर पे जिएंगे तो मन खराब होगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन एक और स्तर है जिसको बोलते हैं सत्व। यहां पे रीजनेबली इन दोनों से अच्छा है, मैं नहीं कहूंगा बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो है वो प्रबल है, वो प्रधान है। ऊर्जा को कोई लेना देना नहीं है कि तुम कितने बड़े आत्मज्ञानी हो, तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, तुम कितने बड़े ऑब्जर्वर हो, कितने बड़े क्वेश्चनर हो, कितने नॉलेजेबल हो। ऊर्जा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊर्जा का सिंपल कहना है, मैं भरा हुआ हूं, मुझे निकालो। क्लियर? आई एम स्टोर्ड इनसाइड यू एवरी डे। आपको मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, सुबह उठते ही रिचार्ज होता है, आप उसको निकालिए। नहीं निकालेंगे तो दो तरीके से निकाल सकते हैं आप, तामसिक निकालिए, राजसिक निकालिए, या सात्विक निकालिए। ठीक है? और ऐसा नहीं किसी एक पे ही निकालना है। प्रधान क्या है, प्रबल क्या है, प्राइमरी क्या है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उपयोग है। तो सबसे ज़्यादा तमस अगर है, शरीर खराब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रजस अगर है, मन खराब हो जाएगा। सत्व में क्या होता है, कुछ खराब नहीं होता, रीजनेबली बेस्ट है। बट फिर भी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। और क्योंकि यहाँ पे जो जगत है वो प्रॉब्लम जगत है। ये भी थोड़ा सा पता नहीं आपको क्लियर है कि नहीं। देयर समथिंग कॉल्ड एज प्रॉब्लम सोल्यूशन लूप। मैंने बोला था ना आपको कि अंत में इस जगत में प्रॉब्लम ही बनी रहेगी। मतलब ये जो जगत बना है, इसका जो अधिष्ठान है वो प्रॉब्लम है। मतलब ये जगत परफेक्ट नहीं है, और इम्परफेक्शन की वजह से देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग ऑन हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ लेवल्स। अगर आप ऊर्जा के लेवल पे देखेंगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। पार्टिकल के लेवल पे देखेंगे वहाँ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप्स में देखेंगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। बिजनेस के लेवल पे देखेंगे वहाँ पर, म्यूजिक के लेवल पे देखेंगे म्यूजिक में भी हो रही है। हर तरफ आप देखेंगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। शादी करो तो प्रॉब्लम, शादी ना करो तो प्रॉब्लम। बिजनेस बनाओ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बिजनेस ना बनाओ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो आपको बस बीच में एक भ्रम होता है कि बिजनेस बना लेंगे तो प्रॉब्लम बस शिफ्ट होती है। पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो गई, कुछ और आ जाएगा, रेस्टलेसनेस आ जाएगी, और बड़ी चीज़ें आ जाएंगी। खरीदो, बच्चा टेढ़ा मेरा पैदा हो गया, सही करो बच्चे से। अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी का सबसे जो छोटा लड़का है, क्या हुआ, अस्थमा हो गया, स्टेरॉइड्स और ये सब लेते थे, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है बॉडी में। करो सही, करो ना, करो, लगाओ पैसा, हर जगह पैसा लगाओ, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते हैं दिक्कत नहीं, दिक्कत ही दिक्कत। You will land on a problem. Please understand this. At the end of the life, you will understand this. There is no solution. The only thing is that you jump from one problem to another problem. But you will always land on the problem. You think that you are landing on a problem-less country or problem-less planet. But eventually when the flight lands, immediately आपको एहसास नहीं होता है। हो सकता है वो थोड़ी देर टाइम के बाद एहसास होता है कि नाउ देयर इज अ न्यू प्रॉब्लम। तो शादी करने के बाद एहसास नहीं होता है। शादी का टिपिकल एग्जांपल, रिलेशनशिप का टिपिकल, एक से समझ जाओ। आप सोचोगे रिलेशनशिप का है तो रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है, बिजनेस में भी है, स्पेस में भी है, एनर्जी पे भी है, पार्टिकल लेवल पे भी है। क्योंकि वर्ल्ड इम्परफेक्ट है, और इस कोड की वजह से कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम ही होती है। इस कोड की वजह से, सिर्फ इस कोड की वजह से हर तरफ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम है। जब मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का क्लिनिकल फीचर क्या होगा, सिम्टम क्या है, प्रॉब्लम का सिम्टम क्या है, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, सफरिंग। तो अल्टीमेटली यू लैंड ऑन दुख। द इनिशिएटर ऑफ द दुख इज प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर आप रजस पे नहीं जी रहे हो तो तमस प्रॉब्लम बन जाएगा, अगर आप रजस पे जी रहे हो तो रजस प्रॉब्लम बन जाएगा।
और सत्व पे जी रहे हो तो रीजनेबली भी बेटर है, रीजनेबली दोनों से बेटर है, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट वर्ल्ड ही नहीं है ना भाई। देखो सत्य क्या है, सत्य है ब्रह्म। क्या आप ब्रह्म हैं अभी? हाँ ब्रह्म तो है, लेकिन आपके आसपास कौन कौन सी लेयर्स हैं? उन लेयर से क्या जुड़ा हुआ है? नर्व्स। 3 प्रकार की लेयर्स हैं मेजरली देखा जाता है तो, जो हमें फील होती हैं। शारीरिक लेयर यानी अन्नमय शरीर, मनोमय शरीर यानी मन, विचार, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस, ये सब क्या है? ये मन है, मनोमय शरीर है। फिर आता है प्राणमय शरीर यानी ऊर्जावान शरीर। आपको एनर्जी, हर आदमी को एनर्जी फील होती है, फील होती है। तो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो एक और कोश होती है जिसको बोलते हैं विज्ञान में शरीर, यानी दुनिया का जितना भी आज तक इवोल्यूशन हुआ है आज तक, यानी राइट फ्रॉम द ब्लैक होल टू द डस्ट टू द स्टार टू द प्लैनेट टू द वाटर टू द अमीबा टू द एम्फीबियंस टू द मैमल्स टू द होमो इरेक्टस एंड टू द होमो सेपियन, राइट फ्रॉम द ब्लैक होल, everything is stored as a knowledge inside you. And because of this storage, a yogi, a long deep meditator, was able to access this knowledge and understand the universe. And because of this, 10,000 years back, we have already told that dharti gol hai. Just think about it. Science has just discovered 400 years back. 10,000, 5,000 years back, we have already told there are 7 major planets which are influencing the planet Earth. Now, Neptune, Uranus, and Pluto are not considered in that. The dark side of the moon, the bright side of the moon, 2, the sun, Jupiter, Saturn, Mars, Venus, and Mercury. These are the 7 planets, and because of these 7 planets, there is the names of the planet are given to the names of the days: Somvar, Mangalwar, and we have discovered 200 years back, 300 years back, that 7 planets are there, which are majorly affecting the gravitational pull of the Earth. So what I'm trying to say is, this is the major pratyaksh praman that meditation is just not a dopamine hit. In fact, meditation से dopamine का कोई कनेक्शन ही नहीं है। meditation का कनेक्शन सेरोटोनिन से। And once you go deeper into meditation, there are layers that unfolds. That is what Yogi Patanjali has talked about. So what happens is, so ultimately you land on the problem, right? भूल गया मैं। अल्टीमेटली आप प्रॉब्लम पे ही लैंड करते हो, और सत्व, रजस और तमस पे ही आप देखोगे मेजरली ये विभाजित है प्लैनेट। सो ऑब्जर्वेशन जो है उसको सही करने के लिए मेडिटेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। दूसरी चीज, आप कभी भी इस जगत में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि सब कुछ अनित्य है, टेम्पररी। रीजनेबली, हाँ एक और लेयर, तो मैं विज्ञानमय कोश की बात कर रहा था, जहां पे विज्ञान एग्जैक्टली याद आ गया। विज्ञानमय कोश। अब आती है लास्ट में आनंदमय कोश, यानी अल्टीमेटली ब्रह्म के साथ सबसे पहली जो लेयर चिपकी हुई है, जो सीड ऑफ द यूनिवर्स है, जो बिंदु है, जो साउंड ऑफ साइलेंस कह सकते हो, अनंतनाद कह सकते हो उसको आप, उसके साथ एक लेयर चिपकी हुई है सबसे पहली, जो कि मटेरियल लेयर है, जो कि प्रकृतिवान लेयर है, जिसका जो कह सकते हैं कि ब्रह्म शिव है, तो वो प्रकृति वहाँ से चालू होती है, आरंभ होती है, वो आनंदमय लेयर। इस लेयर की वजह से जब आप सोते हो और सब कुछ डीएक्टिवेट हो जाता है,
राइट फ्रॉम द ब्रेन टू एवरी इमोशन एंड फीलिंग. एंड एनर्जी भी आपकी सटल हो जाती है. हाई एनर्जी में नहीं सो सकते आप, देखते हो एनर्जी भी डाउन हो जाती है. तो एक स्टेट बचती है जिसको बोलते हैं ब्लिस स्टेज. वो कहते हैं स्लीप स्टेट. जब सोते हैं तो वो स्टेज आती है. तो बिकॉज ऑफ दिस लेयर, आनंदमय लेयर, वो होता है. आप कहोगे कि क्योंकि ब्रह्म के स्तर पे ना आनंद है, ना दुख है, ना आनंद, ना आनंद है, ना पीड़ा है. तो सोते वक्त जो फील होता है वो उस लेयर की वजह से फील होता है, जो सटलर लेयर. नॉट बिकॉज ऑफ कि ब्रह्म आनंदित है. ऐसा नहीं है. ब्रह्म कुछ नहीं है. ब्रह्म के स्तर पे कोई आनंद और कोई पीड़ा नहीं है. जीरो, शून्यता है, कोई एक्टिविटी नहीं. लेकिन जो फील आता है, कहते हो नींद कैसी थी, आपको अच्छी नींद थी. दैट इज बिकॉज सारी लेयर्स डीएक्टिवेट हो गई, वो एक्टिवेट थी, आनंद. एंड दिस इज वाई वी एज अ ह्यूमन बीइंग want to be at peace, because the universe has two major sides, dark and bright. यानी दुख और सुख, यानी लाइट और डार्कनेस, यानी सांप और गाय, यानी मकड़ी, सेंटीपीड्स यानी राक्षस योनि, एंड देवता योनि. सो ये दो टाइप के प्राणी आपको मिलते हैं मेजरली. लेकिन यूनिवर्स दोनों को रिस्पेक्ट करता है. हमें लगता है कि हमें कुत्ता पसंद है तो आपको कुत्ता इसलिए पसंद है क्योंकि आपके अंदर जो लेयर है वो आनंद लेयर है. आपको सांप और ये सब पसंद नहीं है, कीचड़ में सोना आपको पसंद नहीं है, आपको साफ पसंद है ना, वो बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम. बट अगर आप यूनिवर्स के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जहाँ पे अगर आपका ब्रेन उतना स्ट्रांग हो सके, आप देख पाओ, तो आप देखोगे कि दोनों में कोई चॉइस नहीं है कि भाई ये मुझे पसंद है. वहाँ पे राग द्वेष नहीं है कि ये मुझे पसंद है. हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट शांति का राग है. शांति चाहिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट, हर किसी को चाहिए. ये नहीं है कि कोई एक बचा हुआ, हर किसी को शांति चाहिए. हर किसी को साफ जगह सोना, हर किसी को कुत्ता पसंद है. तो ये जो डार्कर साइड ऑफ द यूनिवर्स है, उससे हम बचने की कोशिश करते हैं. हमें अंधेरा पसंद नहीं है, हमें लाइट में ज़्यादा रहना पसंद है. आप देख पाओगे, अगर आप देखोगे ह्यूमंस का बाय डिफ़ॉल्ट जो कंडीशनिंग है, जो कि यूनिवर्सल कंडीशनिंग है, यानी यूनिवर्स ने दे रखी है, वो है कि उसको लाइटर साइड पे रखा, लाइट के साइड पे रखा हो. तो डार्क के साइड पे नहीं रखा है. पर डार्कर साइड का भी है, जैसे बहुत सारा यूनिवर्स में. एक तो डार्क मैटर हो गया, डार्क एनर्जी हो गई, डार्कनेस इतनी सारी है, अल्टीमेटली डार्कनेस में ही जाना है. इसीलिए तंत्र बहुत प्रबल है, इसीलिए ब्लैक कलर बहुत प्रबल है हमारे यहाँ, प्रधान रखा गया उसको. ब्लैक शिवलिंग होता है, ब्लैक काली होती है. ब्लैक को बहुत ज़्यादा प्रधान देखा जाता है क्योंकि ब्लैक अल्टीमेट रियलिटी है. तो लेकिन अगर आप अपने उससे देखोगे, अपने ब्रेन से और ये सब देखोगे, तो आपको समझ में आएगा, ओ बाय डिफ़ॉल्ट मुझे कुत्ते पसंद है, सांप पसंद नहीं है, मुझे मकड़ी पसंद नहीं है, सेंटीपीड्स पसंद नहीं है, राइट. तो आप देख पाओगे कि वो एक ऐसी लेयर है, इसकी वजह से होता है. पर वो लेयर जो है हमें दी गई है. कई स्पीशीज़ को लेयर नहीं दी जाती है, शायद मुझे नहीं पता. हमारे अंदर वो आनंदमय लेयर दी गई है. तो हम जानबूझ के बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें साफ़ सुथरी जगह पे सोना पसंद है, कीचड़ में नहीं सोना पसंद है, बदबू नहीं पसंद है, हमें खुशबू पसंद है, हमें क्लीन चीज़ें पसंद है. जबकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको अनक्लीन चीज़ें पसंद है इस दुनिया में, राइट, जिसको हम राक्षस योनि में डाल सकते हैं. तो मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्स के स्टैंड पॉइंट से ऐसा नहीं है कि उसको डार्कर पसंद है, उसको ब्राइट. वो दो है, वो दोनों को रिस्पेक्ट करता है, दोनों के लिए काम करता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड. लेकिन आपको उसने एक साइड पे रखा हुआ है, इसलिए सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रहा है. क्योंकि एक्चुअली है दो साइड, सुख और दुख. आपको चाहिए सिर्फ सुख. अब आपको नहीं चाहिए, आपको डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए. लेकिन है दोनों, अशांति भी साथ में. तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है. यूनिवर्स ने बनाया है दोनों को, लेकिन जब आपको बनाया है तो एक साइड पर रख दिया है. क्लियर हुआ? तो आप देख पाओगे, आपको एक क्लियर दिखेगा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पीशीज, डार्कर योनीस, राक्षस योनीस एंड देवता योनीस. वी आर केप्ट ऑन देवता योनीस, और वी आर कीप इन, यू कैन से वी आर केप्ट इन द मिडिल, मनुष्य योनि.
Because some people can change this conditioning. They can sleep in dirty things. They can like snakes. They can like centipedes. They can hate dogs and like snake. They can sleep on the dirty spaces. They can sleep in badbu. So we are kept in the middle and there is a conflict. So we can go here and we can go there also. So there is a choice also. But the species, like for example spider, जो प्रजाति है, जो मकड़ी प्रजाति है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो डार्कर जोन में ही रहेगी. सांप के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो गाय की जरा बन जाए, राइट. तो मैमल्स में अगर आप देखेंगे मेजरली कुछ जानवरों में चॉइस दी जाती है. जैसे कि एक भालू है, वो मांस भी खा सकता है, घास भी खा सकता है. कुत्ता है, वो बीच में रखा गया है, राइट. वो उस पर भी सवाल तो, लेकिन बट इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसकी भी एक प्रवृत्तियां हैं जो ऊपर आ ही जाती हैं. मनुष्य में क्या है कि वो दोनों साइड जा सकता है. बाय डिफ़ॉल्ट उसको लाइटर साइड रखा गया है, बट वो चाहे तो डार्कर साइड भी जा सकता है. यानी वो ऐसी जगहों पर रह सकता है जहाँ पे डार्कर यूनिया रहती है, या डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स, वहाँ पे भी रह सकता है. चाहे तो मन चाहे बना ले तो चाहे रह सकता है. मन बना ले तो कुत्ते को हेट कर सकता है. मन बना ले तो मकड़ियों को प्यार कर सकता है, सेंटीपीड्स को प्यार कर सकता है, सांप को प्यार कर सकता है. तो इसीलिए 3 प्रकार की योनियाँ बताई जाती हैं हमारे यहाँ. मनुष्य योनि, देवता योनि, राक्षस योनि. But anyway, we are into the realm of emotions blurs the reality. So a lot of you guys have seen this many times कि आपके घर में जैसे कोई दोस्त आया तो आपकी माँ जिस तरीके से आपके दोस्त को ट्रीट करती है उससे वो ऑफेंड भी हो सकता है, और हो ही जाता है कई बार. 10 में से 5 बार तो हो ही जाता है. इसको थोड़ा घुमाते हैं. आप जब किसी दोस्त के घर में जाते हैं और उनकी माएँ आपके साथ जिस तरीके से बिहेव करती हैं, वो तो शुरू में करती है, लेकिन अगर आप 1 हफ्ता रुकेंगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है. कि ये जो माँ का पवित्र नामा हमने बना रखा, कि ये जो हमने एक पवित्रता की पहचान बना रखा है, वो पवित्रता सिर्फ अपने पुत्र और पुत्री के लिए. आप अपने दोस्त के किसी घर पे जाकर रुकिए 1 हफ्ता, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या होता है. आपको समझ में आएगा, क्लियर दिखेगा कि ये इस तरफ बहुत ज़्यादा बायस्ड है, इस तरफ बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके साथ वो दुर्व्यवहार भी कर लें. ये होता है लोगों के साथ. कि आपने कभी देखा होगा, आप जाते हो कि मान लो आप शुरू में गए तो चाय वाय मिली आपको, खाना ना मिला, फिर अगले दिन फिर आपको खाना मिला, तीसरे दिन आप देखो खाने की क्वालिटी गिर गई. घी पड़ना बंद हो गया दाल में. चौथे दिन अचार मिलना बंद हो गया. आपको कि क्या हो रहा है भाई, इनको लग रहा है, क्योंकि उनको चाहिए घर से निकलो भाई हमारे, राइट. तो आपको समझ में आएगा, और क्लियर समझ में आएगा आपको. आप जब उनसे बात करोगे आपको समझ में आएगा कि ये माँ मेरी है, इनकी नहीं, इनकी माँ है, मेरी माँ नहीं है. जबकि पूरा आपको क्लियर समझ में आएगा कि ओह माय गॉड. और वो बच्चे से आप बात करोगे, अपने दोस्त से बात करोगे, भाई तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ वैसी, पता क्या बोलेगा? गाली देगा आपको. उसको दिखेगा ही नहीं कि उसके माँ के अंदर क्या खोट है, क्या कमी है. इसको बोलते हैं इमोशंस ब्लर द रियलिटी. एक व्यक्ति को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि वो व्यक्ति आपका हो जाए, आपके लिए करे और आपके लिए दुनिया से लड़ जाए. ये कोई साला व्यक्ति हुआ? ये व्यक्ति है कि साला रोबोट है? ये कोई पपेट है क्या कि जो सत्य हमेशा असत्य का साथ देगा वो? क्योंकि आप असत्य करवा सकते हो. मेरा मानना ये है कि हर वक्त सत्य का साथ देना चाहिए. उसमें भले ही लाखों करोड़ लोग मर जाएं, मार डालो, लेकिन सत्य का साथ दो. फॉर एग्जाम्पल, आप एक पीएम हो, आपको पता है कि यहाँ पे लोग बहुत दुष्कर्म कर रहे हैं और आपको मिसाइल चलानी हो तो आप चला दोगे. और इतने लोग मर गए, 1.5 लाख लोग मरने दो. आपको पता है कि उस गंद को अगर मैंने ख़त्म नहीं किया
तो ये पूरे देश में फैल जाएगी और बर्बाद हो जाएगा पूरा देश। तो ये होता है डिसीजन। लेकिन आपके साथ क्या होगा? हाँ मेरा बच्चा, इसको बीमारी हो गई, कोई ले ना जाए, और वो बच्चा साला बीमारी हो गई है, उस बीमारी के चक्कर में पूरा देश मर जाएगा। अगर वो बीमारी फैल गई तो पूरा, लेकिन माँ नहीं छोड़ेगी। पीएम छोड़ सकता है, और पीएम भी अगर अटैच्ड है तो नहीं छोड़ पाएगा। देख रहे हो क्या हो रहा है? और कितने एग्जाम्पल दूं तुमको, और कितने एग्जाम्पल लोगे भाई साहब। ये कुछ मैंने 10-15 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। डेली लाइफ में आप कुछ इसको ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करके मुझे मेल करें। नीचे ईमेल्स मेरे दिए हुए हैं कि कौन सी सिचुएशन आपने देखी, क्या देखा। जैसे मैंने देखा तो आप भी ऑब्जर्व करें कि जैसे कि मैं आज देख पाया कि मेरे फादर गलत थे। पहली बार ज़िंदगी में देख पाया कि पापा मेरे गलत हैं। पहले नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर बन रहा हूं तो अब मैं देख पा रहा हूं। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी बिलीफ, विदाउट एनी नोशन, विदाउट एनी कंडीशनिंग इज द प्योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर। What is an observer? A person who is attached is an observer. You think that you are observing, but you are not observing. You are observing the observer. यानी आप अपनी माँ का सत्य नहीं देख पा रहे हो, आपके माँ के बीच में जो बिलीव्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो दिख रहे हैं आपको, और आपको लग रहा है आपको दिख रहा है। ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड। वो हटाओ, उस बिलीव को हटाओ, नोशन को हटाओ, कंडीशनिंग को हटाओ बीच से, स्पेशली इमोशंस, अटैचमेंट्स को हटाओ, और फिर देखो, फिर समझ में आएगा ओह ये तो गलत है। और गलत सही मतलब क्या, ट्रूथ क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ, रियलिटी क्या है। अगर आपको ट्रूथ जानना है, सत्य जानना है, हर चीज़ का सत्य जानना है, तो ऑब्जर्वेशन विदाउट द ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, विदाउट द ऑब्जर्वर होना चाहिए, यानी विदाउट द बिलीफ, विदाउट द इमोशंस, विदाउट द कंडीशनिंग। When you see, look at it like that, then you will understand, oh my God. If you see the national flag next time and you are tearing up, you are not an observer. If you see the national flag and you are neutral, you are an observer. आप किसी के रहने, किसी के ना रहने से, दोनों से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लोग कहते हैं, बहुत सारे संगीतकार हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ पाते। अभी मैंने रिसेंटली सोनू निगम का इंटरव्यू देखा था, फरीदून के साथ इंटरव्यू पॉडकास्ट आया नया। तो ऐसा कह रहे थे कि किसी के रहने ना रहने से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, किसी के एब्सेंस और प्रेजेंस से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे तो भाई म्यूज़िक की एब्सेंस और प्रेजेंस से फ़र्क पड़ेगा, ये पूछो। क्या पता, क्योंकि जिस हिसाब से एक्टिविटी है कि मेरा गाना आ गया, मेरा परदेसी आ गया, मेरे ढोलना आ गया, मेरा ये आ गया, मेरा वो आ गया, मेरा ये आ गया, मेरा वो आ गया, क्या सच में विदाउट म्यूज़िक फ़र्क पड़ेगा? छोड़ना है तो इंसान को मत छोड़ो। पत्नी की क्या बात कर रहे हो कि पत्नी रहने ना, बच्चे रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं मॉरिशस जाऊँ या ना जाऊँ, इंडिया में हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मत करो। काम की बात, वासना की बात, अपनी वासना बताओ। सर्वस्थ, सर्वेष्ठ, सर्वपरि, सर्वश्रेष्ठ वासना को हटा के बताओ, तब माना जाएगा। छोटा मोटा नहीं माना जाएगा कि मैं स्विमिंग पूल नहीं जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इच्छा नहीं मानी जाएगी। इच्छा और वासना में फ़र्क होता है। ये सब इच्छाएँ हैं। इच्छा को छोड़ना 2 मिनट का खेल है, वासना को छोड़ के दिखाओ। छोड़ो 1 साल 2 साल के लिए रियाज़ करना। रोज़ रियाज़ करते हो ना 25 साल से, छोड़ो रियाज़ करो, बताओ छोड़ पाओगे? मौत। यही तो दिक्कत है। ये छुड़वाया क्यों जाता है? इसलिए छुड़वाया जाता है जिससे मृत्यु से पहले ये सब छूट जाए पहले ही, क्योंकि मृत्यु के अंत में भी लगेगा अरे और कर लेते तो फिर कोई जीवन सफल नहीं है। आप तमस से लोग हट के रजस पे आ जाते हैं और रजस को पवित्र मान लेते हैं। रजस पवित्र नहीं है, रजस सत्य नहीं है। काम कर्म योगी, अरे भैया दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन जो है वो रजस है। लोग कहते हैं तमस, तमस कुछ नहीं है, तमस छूट जाएगी, रजस नहीं छूटेगा। रजस के लिए जन्म लग जाते हैं भैया। धन्यवाद, टेक केयर।